Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Nasir from FEI, this class 7th history, chapter number 11, medieval history of Jammu and Kashmir and Ladakh. And this is lecture number second. एक्चुअली इस वीडियो के लिए मैंने दो लेक्चर्स रखे थे, लेकिन यहाँ पे इसमें ज़्यादा टॉपिक्स होने की वजह से मैं इसमें 3 बना रहा हूँ। तो जो पहला लेक्चर इसमें आएगा L1, उसका नाम होगा, दूसरे का L2 और तीसरे का L2 सेकेंड। तो आइए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पोजीशन ऑफ वुमेन, सोसाइटी एंड कल्चर इन जम्मू। तो पिछली बार आपको याद होगा, पिछली वीडियो में हम जम्मू के बारे में बात कर रहे थे। मिडिवल पीरियड में जम्मू पे कौन से रूलर्स ने रूल किया, किस तरह से वहाँ पे कंडीशंस वगैरह थी, पॉलिटी थी। लेकिन यहाँ पे हम पोजीशन ऑफ वुमेन सबसे पहले एक बात करेंगे उसके बारे में। तो मिडिवल पीरियड में सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट था जम्मू रीजन में। सती का मतलब था कि जो हिंदू मतलब औरतें थी, जब उनका शौहर मरता था, हस्बैंड मरता था, तो उसको चिता पे जब जलाया जाता था तो उनकी बीवियों को जिंदा उनके साथ जलाया जाता था। और फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो लड़कियां जब जन्म देती थी तो उनको बचपन में ही मार दिया जाता था। तो ये जम्मू में अक्सर होता था मिडिवल पीरियड में। और ये सती की जो स्टोरी वगैरह है, ये बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को मिलती है। और एक से ज्यादा कास्ट के लोग ये सती वगैरह करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा राजपूत राजपूत कास्ट के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा इस सती को प्रैक्टिस करते थे। अब बहुत सारी जो स्टोरीज वगैरह थी योद्धा वगैरह के बारे में, तो वहां पर भी सती की इंस्टेंसेस की स्टोरिया है कि वहां पे सती किस तरह से किया जाता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी इस सती के बारे में लिखा गया है कि किस तरह से वहां पे औरतों को जिंदा जलाया जाता था उनके शौहरों की डेड बॉडी के साथ। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, विडो रिमैरिज भी वहां पे मतलब प्रोहिबिट थी, बैन थी। विडो रिमैरिज का मतलब अगर किसी का शौहर मरता था तो उसकी दोबारा शादी नहीं की जाती थी। तो यहाँ पे हिंदुओं में अक्सर यही भी देखने को मिलता था कि वो लड़कों लड़कियों की बचपन में ही शादी तय करते थे। उसके बाद अगर कोई जो मेल मतलब यहाँ पे चाइल्ड था, उसकी मौत होती थी, तो उसकी जो वाइफ होती थी, जो अभी छोटी बच्ची होती थी, उसकी उम्र पर शादी नहीं की जाती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनमें से मनहास क्लान ऑफ राजपूत एंड जाटस, ये अपनी बच्चियों और मतलब बेटियों वगैरह की शादी दोबारा शादी करते थे, और ये उसको बोलते थे चादर डालना। अब तो फीमेल इन्फेंटिसाइड अक्सर राजपूत में मतलब आम था। ये क्यों होता था? क्योंकि इन लोगों का मानना था कि ये बेटियां जो होती है ये हमारे ऊपर बोझ है, कल को इनकी शादी पर हमें बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इनको बचपन में ही मारना चाहिए। इसके अलावा पर्दा सिस्टम भी अक्सर देखने को मिलता था जो अपर क्लास की वुमन वगैरह थी। लेकिन जो पीजेंट वुमन थी वो इस तरह की ज़्यादा चीज़ें नहीं करती थी, क्योंकि उनको मेल मेंबर्स के साथ मतलब खेतों वगैरह में काम करना पड़ता था, तो वो पर्दा वगैरह नहीं करती थी। तो अक्सर हम देखते हैं कि वुमेन का इम्पोर्टेंट रोल था जो इकोनॉमिक लाइफ थी मतलब जम्मू में, चाहे लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे या पास्टोरलिज्म से, तो वुमेन भी उसका साथ-साथ में मर्दों के साथ शाना बशाना चलती थी। तो रंजीत देव जो कि एक मतलब पिछली बार हमने बात की थी, एक बेहतरीन रूलर थे जम्मू के। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस लाने की कोशिश की। अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। खासकर ये सती सिस्टम एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड को ख़त्म करने की कोशिश की, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें इनिशिएटिव्स लिए। तो लिटरेचर की बात करें, संस्कृत के साथ-साथ डोगरी लिटरेचर ने भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जम्मू में तरक्की की। कवि देवी दत्त, पंडित गंगाराम, ये 2 ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने जम्मू में काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर वगैरह प्रोड्यूस किया। अगर कवि देवी दत्त की बात करें तो वीर विलास, बारहमाह, बजराज, पंचिका पंचशिका एंड कृष्णा महिमा, तोरा स्तोत्र, और पंडित गंगाराम कंपोज्ड अ पॉपुलर पोएम, उसमें डोगरी में थी वो, कंडियादा बासना, लाइफ इन कंडी। तो इसके अलावा भी बहुत सारी संस्कृत वर्क्स वगैरह वहाँ पे लिखी गई, किताबें लिखी गई जम्मू रीजन में। अगर पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग में बशोली पेंटिंग जो है काफी ज्यादा मशहूर है। और बशोली के अलावा जम्मू, गुलेर गुलेर
कांगड़ा, जसरोटा, मनकोट। तो 17th से लेकर 19th सेंचुरी तक ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुए। तो अगर हम बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें, तो इसका जो मतलब हम कह सकते हैं इसका क्रेडिट जाता है राजा कृपल पाल को, जिन्होंने बसोली स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो अगर हम बात करें जो एपिक्स है रामायण और महाभारत, तो उनकी स्टोरीज में से इन्होंने पिक्चर्स ली है और उनको डिपिक्ट किया है, जिसमें मस्टर्ड येलो, बर्न्ट ऑरेंज, डीप रेड्स के कलर्स वगैरह को इन्होंने इस्तेमाल किया है। और इस तरह की पेंटिंग्स मिनिएचर या छोटी पेंटिंग्स उनको कहा जाता है। तो उस तरह की पेंटिंग्स बनाती थी, और मतलब अभी भी पशोली पेंटिंग्स मतलब ऑल ओवर इंडिया वगैरह में काफी ज्यादा फेमस है, और वहाँ पे लोग उसी से अपना रोजगार वगैरह भी कमाते हैं। आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी इस दौरान बने मिडिवल पीरियड में जम्मू में। तो यहाँ पे अगर हम देखें पीर खू केव टेम्पल ऑफ शिवा, ये जम्मू में बिल्ड की गई किसके दौर में, राजा अजीव देव के 15th सेंचुरी में उन्होंने बनाई थी। तो उसके अलावा महाराजा रंजीत देव ने हवेली बेगम, मस्तगर मौसक एंड पंचबख्तार शिवा टेम्पल, इस तरह की कुछ मतलब चीजें बनाई। इसके अलावा रॉयल पैलेस ऑफ बलावेरा प्रिंसेस, तो इसके अलावा इसमें इन्होंने मुगल आर्किटेक्चर का भी इस्तेमाल किया। तो इसके अलावा भीमगढ़ फोर्ट एंड पैलेस एट रियासी, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये डोगरा आर्किटेक्चर की मतलब अहम तरीन मॉन्यूमेंट्स में गिने जाते हैं। और मुगल पीरियड के दौरान अगर हम देखें, उन्होंने बहुत सारी मॉस्कस इन्स या सराइज वगैरह राजौरी, पुंछ, नौशेरा, चंगस वगैरह में बनाई। इकोनॉमी की बात करें जम्मू में, तो मिडिवल जम्मू में लोग एग्रो पास्टोरल लाइफ ज़्यादा गुजारते थे। या तो एग्रीकल्चर से वाबस्ता होते थे वो, या पास्टोरलिज्म। पास्टोरल लाइफ का मतलब जो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज वो अपने जानवरों को चराते थे, उसी से वो अपना रोजगार वगैरह कमाते थे। तो माइग्रेटरी पास्टोरलिज्म के मतलब अगर आप अभी भी देखते हो कि गुजर बकरवाल जो होते हैं, वो समर में यहाँ कश्मीर के खैर माउंटेन्स पे आते हैं, और जब उनको लगता है कि सर्दियाँ अब आने लगी है, बर्फबारी अब शुरू होगी, तो उसके बाद वो शिवालिक्स में चले जाते हैं। तो ये माइग्रेशन सिस्टम वहां से भी मिडिवल पीरियड से भी चलता आ रहा था। तो बहुत सारे लोग अपने जानवरों को पालते थे, और उसके जो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह थे या जानवर वगैरह बेच कर वो अपना रोजगार कमाते थे। और कुछ पास्टोरलिस्ट साथ साथ में एग्रीकल्चर से भी वाबस्ता थे। इसके अलावा मिडिवल लद्दाख, तो कश्मीर की बात हो गई, जम्मू की बात हो गई, अब हम लद्दाख के माउंटेनस रीजन अगर हम देखें, ईस्टर्न साइड ऑफ कश्मीर वैली की तरफ है, तो बहुत सारी बड़े बड़े माउंटेन पीक्स वगैरह, खासकर काराकोरम रेंज जो है हिमालयाज का, वो भी लद्दाख में ही आता है, जांस्कर रेंज वगैरह। तो माउंटेनस से घिरा पड़ा है ये, और इसको कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें लद्दाख की, तो यहाँ पे द लद्दाखी किंग्स कॉल देमसेल्व्स द डिसेंडेंट्स ऑफ नायत्री ट्रम्पो। तो जो तिब्बत का एक बादशाह था 200 और 300 बीसी में, तो उसी के डिसेंडेंट्स मानते हैं लद्दाख के किंग्स अपने आप को, जिसका नाम था नायत्री ट्रम्पो। तो 1900 सी में, तो ये कॉमन एरा की बात कर रहे हैं, हम बीसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो बीसी तो यहाँ पे था, यहाँ तक, लेकिन ये सी है एनो डोमिनी के बाद, या एडी। देयर डायनास्टी ब्रांच्ड ऑफ फ्रॉम सेंट्रल तिब्बतन डायनास्टी, तो सेंट्रल तिब्बतन डायनास्टी जो थी उनसे ये निकले। लंगदरमा वो रूल्ड वेस्टर्न तिब्बत विच कंसिस्ट, तो जिसमें लद्दाख भी आता था, पुरांग, गूज, जास्कर, लाहौल एंड सिप्ती। अगर हम 1500 तक देखें, लाचेन रिग्यालोपो, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रूलर था लद्दाख का। तो उन्होंने वहां पे सबसे पहले लामेस्ट्री बनाई। लामेस्ट्री का मतलब होता है मोनेस्ट्री, जिसके बारे में आपने ज्योग्राफी वगैरह में भी शायद पढ़ा होगा, जिसमें बहुत सारी मोनेस्ट्रीज है लद्दाख में, हेमिस वगैरह है, लामायुरु। तो उसके अलावा उसके बाद जो सक्सेसर्स आए, लैचन, उटपाला,
1125 से 1150 तक उन्होंने रूल किया। तो उनके फोर्सेस के अंडर में अपर एंड लोअर लद्दाख जो थे वो एक साथ हो गए। उनने बहुत सारे जो अलग-अलग चीफ्स वगैरह अलग-अलग रीजन्स पे रूल कर रहे थे उनको मिलाकर एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाई। तो इसके अलावा अगर हम देखें किंग लारगियाल, उन्होंने लद्दाख पे रूल किया और वो वर्शिप करते थे एक बुद्धिस्ट गॉड को जिसको बोलते हैं वाजरापानी। तो वाजरापानी को वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मानते थे और उनको वर्शिप करते थे। एक्चुअली ये जो वाजरापानी है इसको ज़्यादातर शाओलिन वगैरह जो लोग हैं वो मानते हैं और इसके अलावा उनका एक मंत्र भी है जिसको इन्होंने कहा कि गोल्ड में कॉपी करो। और उसके बाद इसके अलावा उनकी जो लेमेस्ट वर्क्स है, लेमेस्ट वर्क्स उनको बोलते हैं जो तिब्बतियन लिटरेचर है उसको लेमेस्ट वर्क्स भी बोलते हैं और उनको भी आप कॉपी करो गोल्ड में। तो दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ लेमेस्ट लिटरेचर इन लद्दाख। तो पहली बार जो तिब्बतियन लिटरेचर लद्दाख में इंट्रोड्यूस किया गया तो ये इसी रूलर के अंडर में था। लाचन गैल्बू रिंचन या रिंचाना जिसके बारे में हमने पिछली बार भी बात की थी तो ये 1325 से 1350 तक एक लद्दाखी प्रिंस था और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से फिर वो कश्मीर आया तो कश्मीर में उनको एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे बिठाया गया और उसके बाद वो यहाँ के रूलर भी बने। अगर हम देखें लद्दाख और बाल्टिस्तान को बहुत बार कश्मीर के रूलर्स ने अपने अंडर में कर लिया। सुल्तान शहाबुद्दीन जो सल्तनत पीरियड थी कश्मीर में उन्होंने इसको कॉन्क्योर किया था। इसके अलावा लद्दाख बाल्टिस्तान और इसके बाद अगर हम देखें सुल्तान की डेथ के बाद उन्होंने अपने आप को आज़ाद भी जल्दी किया। तो उसके बाद दोबारा से सुल्तान ज़ैनुल आबदीन या बडशाह ने दोबारा से बाल्टिस्तान और लद्दाख पे कब्जा किया। तो उसके बाद जब सल्तनत कमजोर होने लगी, लद्दाख आज़ाद हो गई। और अगर हम देखें उसके बाद जो एक बाबर का काजिन था 1533 में मिर्जा हैदर दुगलत ने इसको कॉन्कर किया। तो मिर्जा हैदर दुगलत ने कहा था कि ये जो लद्दाख है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे पहाड़ है, बार्ली के सिवा वहाँ पे कुछ भी नहीं बनता, बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ पे। तो इसके अलावा अगर हम देखें ड्यूरिंग द रूल ऑफ सुल्तान इब्राहिम शाह ऑफ कश्मीर, तो इब्राहिम शाह जब यहाँ पे रूल कर रहे थे लद्दाख ने उस वक्त 500 हॉर्सेस 1000 पीस ऑफ पोटो, ये ब्लैक स्टोन होती है, 50 याक्स एंड 200 तोलास ऑफ गोल्ड एज रेवेन्यू कश्मीर को प्रोवाइड दिए थे। और इसके अलावा इन द ईयर 1470 एक नई डायनास्टी वजूद में आई लद्दाख में, नामग्याल डायनास्टी, और उनका जो फाउंडर था लाचन बागान और उनके जो पुत्र थे या हम कह सकते हैं उनका बेटा जो था त्राशी नामग्याल। तो उसके अंडर में जो लद्दाख था ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक पहुंचा, उन्होंने अपने एरियाज को एक्सटेंड किया और लेह पैलेस भी उन्होंने ही बनाया। तो इसके ये जो लेह पैलेस है ये नामग्याल सेमू हिल पे बनाया गया है। तो उसके बाद शेमू नामग्याल हु असेंडेड द थ्रोन इन लद्दाख 1530 में और वो भी एक बहुत बेहतरीन कॉन्करर था। तो उन्होंने बहुत सारे जो चीफ्स वगैरह थे कुल्लू एंड उन कॉन्कर्ड द पोर्शन ऑफ बाल्टिस्तान। तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और बाल्टिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के अंडर में है। तो इन सभी इलाकों को उन्होंने मिलाया। किंग सेंगी नामग्याल तो उन्होंने असेंड थ्रोन की 1616 में तो उसको काफी बेहतरीन सोल्जर माना जाता था। तो जिन्होंने बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी, तो काफी ज्यादा वार स्किल्स उनके पास थी। उन्होंने ही जमीन जो थी वो डोनेट की थी बुद्धिस्ट मॉन्क सागसंग राजपूत को हेमिस में, और उन्होंने उसके बाद वहां पे हेमिस मोनेस्ट्री बनाई थी 1630 में। सेंगनी नामग्याल ने वहां पे कुछ वॉल्स वगैरह भी लद्दाख में बनाए, जांस्कर में एक बनाया। और अगर हम देखें लद्दाख वाज आल्सो सब्जेक्ट टू द मुगल्स, उसके बाद मुगल्स के अंडर में 1597 में लद्दाख आ गया। बाल्टिस्तान को भी मुगल्स ने फिर कॉन्क्योर किया। तो जफर खान के अंडर में अगर हम देखें वहाँ पे जो फोर्ट था शिगर ऑफ रूलर ऑफ लद्दाख वाज फोर्स, तो उसके बाद उसको कहा गया कि आपको इंडेमनिटी देनी है 1 मिलियन रुपीज। तो
जो रीन ऑफ किंग नेमा नामग्याल थी, उसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता था, जिन्होंने 1680 से 1720 तक रूल किया। उसके रूल के अंडर में पेंटिंग वगैरह इंट्रोड्यूस की गई लद्दाख में, जो चाइना से इंट्रोड्यूस की गई। इसके अलावा जो वुड ब्लॉक वगैरह थी या 6 लैमस्ट बुक्स, तो उनको भी एनग्रेव कर दिया गया लद्दाख में। इसके अलावा उनकी रीन में, उनके रूल में 1751 में जो जेसिट डेसिडरी थे वो पास थ्रू हो गए। अगर हम बात करें जेसिट डेसिडरी, ये एक इटालियन स्कॉलर थे जिन्होंने बहुत वक्त तिब्बत में गुजारा, और इसके अलावा इन्होंने वहाँ पे जो हिस्ट्री वगैरह थी वो लिख डाली। कहा जाता है कि उसकी जो लिखाई है उसकी ट्रांसलेशन अभी तक भी नहीं हुई है, और ये लिटरेचर अभी भी मौजूद है। उन्होंने तिब्बत, लद्दाख, मंगोलिया वगैरह की हिस्ट्री वगैरह लिखी है, जो कि एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे। इसके अलावा कहा जाता है कि इनका पीरियड जो था इस किंग का, ये काफी ज्यादा पीसफुल रहा, जिसमें लड़ाइयाँ वगैरह नहीं हुई। इसके अलावा अगर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, तो अगर हम देखें लद्दाख जो है पुराने ज़माने से ही ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर माना गया है इंडिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान। तो जहाँ पे मेन चीज़ जो ट्रेड की जाती थी वूल, तो कश्मीर काफ़ी ज़्यादा वूल वगैरह वहाँ से हासिल करता था। जो पश्मीना वूल है वो भी अभी भी हम लद्दाख से ही हासिल करते हैं। इसके अलावा लेदर फ्रॉम लद्दाख एंड बाल्टिस्तान। तो अदर आइटम जो वहाँ पे वहाँ से लाए जाते थे, साल्ट जो नेचुरल साल्ट है, पहाड़ी नमक है वो, ड्राई फ्रूट्स जो खासकर खुबानी के लिए मशहूर है लद्दाख, और गोल्ड भी लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, खासकर इंडस के जो किनारे हैं इंडस रिवर के। इसके अलावा जो वहाँ पे इंपोर्ट्स किए जाते थे बाकी इलाकों से, ग्रेन, शुगर, टोबैको एटसेट्रा। तो जो गेम ऑफ पोलो है एक्चुअली में इंट्रोड्यूस हुई थी लद्दाख से ही। बुद्धिज्म वहाँ का मेन रिलीजन है, लेकिन बुद्धिज्म के अलावा क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने भी अपना मुकाम वहाँ पे हासिल किया है 1100 एंड 600 ईयर्स एगो रेस्पेक्टिवली। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह अब हमें स्टोइक्स का चैप्टर पढ़ना है या पॉलिटिकल साइंस का। तब तक के लिए स्टे सेफ, ही अमान अल्लाह।